दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब सियासत में घात प्रतिघात का दौर ही सियासत की पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाए, तो मौजूदा दौर में एक तीर से दो सीएम की कुर्सी खत्म करने का जो पूरा का पूरा प्लान है, जो अंतःपुर की कहानी है, अब वह स्क्रिप्ट सबके सामने खुलनी शुरू हुई है। मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसका विस्तार, इस मामले की तह तक जाए तो न तो यह उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ना तो यह उत्तर प्रदेश के अलावा सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पिछले दो चुनावों में जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का क्षरण हुआ, जिस तरह से गुजरात लॉबी को बीजेपी के अंदर चुनौती मिलनी शुरू हुई, इन सब को एक झटके में किनारे करने की जो कवायद है, अगर ये कवायद सीधी पड़ी तो निश्चित तौर पर दांव गुजरात लॉबी का सीधा पड़ेगा। लेकिन अगर ये कवायद उल्टी पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में 2002 और 2004 की परिस्थितियों से दो चार होने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के पद पर बदलाव किया गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव से और जिस प्रकार की फौरी राहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश हुई, उस फौरी राहत से रूह किसकी कांप रही है, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक तरफ तो सोशल इंजीनियरिंग का जोर है, दूसरी तरफ गुजरात लॉबी नरेंद्र मोदी के 75 बसंत देख चुकने के बाद जब उत्तराधिकार की होड़ छिड़ी हुई है, तो किस प्रकार से अपनी बिसात बिछाती हुई दिखाई दे रही है। इस बिसात की कड़ी में पंकज चौधरी अगर एक सिर्फ प्यादा बनकर रह जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी मोदी शाह भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर और इस देश के अंदर किसी दूसरे सियासतदान को प्यादे से ज्यादा अहमियत देते हुए नजर नहीं आते। और प्यादों की भूमिका यदि देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही देखें, बिहार के अंदर ही देखें, दूसरे राज्यों के अंदर ही देखें, तो भला कितनी बची है? प्यादों से ऊपर की हैसियत किसी की बची है क्या? क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी शाह के सामने किसी वजीर की तरह दिखाई देते हैं क्या? एक प्यादे से ज्यादा उनकी अहमियत भी लोगों को दिखाई नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह 2016 में जब सपा के अंदर मुलायम परिवार का, अखिलेश यादव के परिवार का अंदरूनी विवाद चरम पर था, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाकर इस प्रकार का मैसेज गांव गांव तक देने की कोशिश की गई कि सत्ता पिछड़े वर्ग के हाथ जा सकती है। पिछड़े वर्ग ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, 80% सीटें एनडीए को दी, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिए गए ठाकुर बिरादरी से आने वाले योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य हाथ मलते रह गए, मौर्य समाज देखता रह गया। और 2022 में जब योगी आदित्यनाथ के साथ कुर्मी समाज के स्वतंत्र देव सिंह बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, उस वक्त भी पिछड़े वर्ग के लोगों को लगा कि जो पिछली बार कमी रह गई थी शायद इस बार पूरी हो जाए। लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 सीटें कम हुई थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगा कि इस झटके से सबक लेते हुए इस बार विधानसभा चुनाव के बाद एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। उसके बाद एक बार फिर से यूपी के वोटर ने बड़ा झटका दिया, और बड़ा झटका किस रूप में दिया? भारतीय जनता पार्टी की सीटों को आधा कर दिया। करारी हार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी और एनडीए को मिली, और राहुल गांधी अखिलेश यादव के गठबंधन को एक तरफा तो नहीं लेकिन काफी हद तक अच्छी खासी जीत मिली, 80 में 43 सीटें। लेकिन 80 में 43 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की संयुक्त ताकत के रहते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई जीत जाए, स्मृति ईरानी चुनाव हार जाए, नरेंद्र मोदी तक चुनाव में पीछे दिखाई देने लगे शुरू में, बाद में वो किसी प्रकार चुनाव जीते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी राज में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समीकरण कितना बिगड़ा। लेकिन गुजरात लॉबी की चिंताएं दूसरी है, और उनकी चिंताओं के दायरे में योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर निपटाना ही नहीं है, बल्कि पड़ोस के राज्य बिहार में नीतीश कुमार को भी निपटाना है। पंकज चौधरी का नाम सामने लाकर एक तरफ पंकज चौधरी के समाज को मुगालते में रखने की कोशिश, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश, और तीसरी तरफ
नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की होड़ में अकेले अमित शाह दिखाई दे, ये कवायद, ये सब एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिशों का एक नायाब नमूना जब आपने देखा कि पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पंकज चौधरी गोरखपुर इलाके से आते हैं, उसी गोरखपुर संभाग से पंकज चौधरी आते हैं, पड़ोस के महाराजगंज सीट के 7वीं बार के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ से कभी उनकी बनी नहीं, कभी उनकी निभी नहीं। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से भी आते हैं और पंकज चौधरी मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। संगठन का काम उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन बावजूद इसके संगठन का काम पंकज चौधरी को सौंप दिया गया। इसके मायने क्या है? इसके मायने दरअसल यह है कि योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। घेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह पता है कि अगर 2027 में येन केन प्रकारेण योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी जीत मिल गई तो उन्हें वैसे ही नहीं रोका जा सकता भाजपा के अंदर से दिल्ली पहुंचने से, जैसे तीसरी जीत 2012 में नरेंद्र मोदी को मिली थी तो 2014 में उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोका नहीं जा सका। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार, ये तमाम कवायद एनडीए के अंदर और भाजपा के अंदर धरी रह गई। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। अब एक तरफ अमित शाह और मोहन भागवत पोर्ट ब्लेयर में मिलते हैं। क्या उन्हें मिलने के लिए इस देश के अंदर और दिल्ली के अंदर जगह की कमी पड़ गई थी कि पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रम का चुनाव किया गया? मामला दिलचस्प है, लेकिन उस मामले पर जाएंगे तो विषयांतर होगा। योगी आदित्यनाथ को घेरा कैसे जा रहा है? जरा गोरखपुर इलाके की राजनीति पर नजर डालिए तो कितने योगी विरोधियों को एक साथ अमित शाह एंड कंपनी, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी एकोमोडेट कर रही है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल बनाए गए। योगी आदित्यनाथ के घोर विरोधियों में बीजेपी के अंदर उनकी गिनती होती थी। राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, बड़े राज्यों के प्रभारी हैं और वो भी अमित शाह की टीम में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो भी योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं। इसके अलावा संजय निषाद, उनका भी एकोमोडेशन हो चुका है। कमलेश पासवान, उनका भी एकोमोडेशन हो चुका है, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री बना दिए गए। और पंकज चौधरी तो है ही। तो गोरखपुर के इलाके में ही योगी आदित्यनाथ को उस पेरीफेरी में घेरने से क्या राजपूत समाज के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा? क्योंकि कुर्मी समाज को तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल करके उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जैसे स्वतंत्र देव सिंह को 2022 के चुनाव में इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसी तरह से उसी कड़ी में एक अगला नाम पर पंकज चौधरी भी है। इनका भी इस्तेमाल कुर्मी वोटों को बटोरने में किया जाएगा और चुनाव के बाद न तो योगी आदित्यनाथ और न ही पंकज चौधरी, बल्कि किसी भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णुदेव साय या नायब सैनी टाइप पर्ची से निकाले हुए मुख्यमंत्री के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। अगर भाजपा को जीत मिली तो कुर्मी समाज इस बार झांसे में आने वाला दिखता नहीं है। राजपूत समाज के अंदर अलग से चिंता व्याप्त हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने की कोशिशें जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चलती थी, अब वो सिर्फ गोरखपुर संभाग के अंदर ही शुरू कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा है? एक ही इलाके का मुख्यमंत्री, एक ही इलाके का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। क्या इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द अगर भाजपा के अंदर की सियासत को एनडीए के अंदर की सियासत से जोड़कर देखें तो उसके पहले इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस और उस परफॉर्मेंस के पीछे सामाजिक समीकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जोड़ी थी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुर्मी और राजपूत की जोड़ी लगाई गई थी। बावजूद इसके तकरीबन 1/3 कुर्मी वोटर भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से निकल गए और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वो अखिलेश यादव की टीम के साथ गए। तभी जाकर सपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 37% से ज्यादा वोट लाने में कामयाब रहा। 47 विधानसभा सीटों पर जो समाजवादी पार्टी सिमटी थी, वो 112 विधानसभा सीटों तक 2.5 गुने तक पहुंचते हुए दिखाई दी। 125 सीटों तक वो गठबंधन पहुंच गया।
महज 5-5.25% ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई थी। बीजेपी को तकरीबन 42.5% के करीब वोट एनडीए को मिल गए थे। अब उससे आगे 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो जो 1/3 के करीब एक अनुमान के मुताबिक कुर्मी वोटर्स ने सपा गठबंधन का साथ 2022 में दिया था, वो आंकड़ा, कुर्मी वोटर्स का वो आंकड़ा, सपा गठबंधन के साथ जुड़ने का आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते 2/3 को पार करता हुआ दिखाई देता है। और जब 2/3 से ऊपर कुर्मी मतदाता सपा गठबंधन में जाते हैं, संविधान बचाने, आरक्षण बचाने और जाति जनगणना के मुद्दे के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, खासकर पूर्वांचल इलाके में तो लगभग सुपड़ा ही साफ हो जाता है। सपा गठबंधन विनर बन के उभरता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में चैंपियन बनकर उभरती है। उस परिस्थिति में कुर्मी वोटर को साधना एक बड़ा मकसद है, लेकिन कुर्मी समाज इस बात को समझ रहा है कि एक तरफ राजपूतों को भी चीट करने की तैयारी है, उन्हें भी धोखा दिया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने, और वहीं दूसरी तरफ कुर्मियों के वोटों के लिए पंकज चौधरी के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें भी गच्चा दिया जा सकता है। अब इसके अलावा पंकज चौधरी के सहारे एक दूसरी तैयारी भी है। क्योंकि पंकज चौधरी जिस इलाके से आते हैं, महाराजगंज लोकसभा से, वो बिहार से सटा हुआ इलाका है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर निपटाना चाहती है। नीतीश कुमार की जगह अगले 5-6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने की राजनीतिक प्रतिक्रिया जो होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे योगी आदित्यनाथ को हटाने पर राजपूतों के बीच हो सकती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने निपटाने की कोशिश की तो उस परिस्थिति में पूरे देश के राजपूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश होती है तो पूरे देश के कुर्मी समाज के वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं। तो कुर्मियों की नाराजगी को कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाया तो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को हम बना सकते हैं या भविष्य में बनाएंगे, ये मैसेज देने के लिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान सौंपी गई है। नीतीश कुमार भी इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। अखिलेश यादव जब हैदराबाद में जाकर चंद्रबाबू नायडू को इशारों में सीधे न्योता दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के बूते दिल्ली की सत्ता चल रही है, तो उस आंध्र प्रदेश को जब वो रिझा रहे हैं तो अखिलेश यादव अपने समाजवादी परिवार के नेता, आज के दौर में कहे तो समाजवादी परिवार के संरक्षक जैसी भूमिका में दिखने वाले नीतीश कुमार की सहमति के बिना क्या वो चंद्रबाबू नायडू को निमंत्रण दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पटना भी गए थे, कई गुपचुप मुलाकातें भी हुई थी, लेकिन जब वो पटना गए थे और जब अब नीतीश कुमार कुछ बदले नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उनका एतबार नहीं है, वो अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या को 100 या 110 के पार ले जाने पर तुले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस मानसिकता में आ गए हैं, खासकर बिहार में करारी हार मिलने के बाद, कि अब चाचा नाम केवलम ही अगले 5 साल तक है, यानी अब चाचा यानी नीतीश कुमार के सहारे ही भतीजे तेजस्वी यादव की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सशंकित नीतीश कुमार, स्वाभाविक है कि भतीजे इसी प्रतीक्षा में है कि हार तो मिली है, लेकिन इस हार को जीत में बदलने वाला बाजीगर भी नीतीश कुमार है, तो वो बाजीगर समय समय पर लगातार संकेत भी दे रहे हैं। गृह मंत्रालय तो दे दिया सम्राट चौधरी को। कल से ही चर्चा थी कि आज जो कार्यक्रम, पुलिस विभाग का कार्यक्रम बिहार में था, उस कार्यक्रम में सलामी लेने के लिए सम्राट चौधरी ही जाएंगे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार निकल पड़े। नीतीश कुमार ने सलामी भी दी, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी कुछ पुलिसकर्मियों को प्रदान किए, और सम्राट चौधरी पीछे उनके खड़े होने पर विवश हो गए। तो नीतीश कुमार अपनी तरफ से ट्रेलर दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी के यूपी में ताजपोशी के बाद उनके भी कान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पे पहचाने जा रहे थे, उस वक्त भी यूपी की एक कुर्मी बहुल लोकसभा सीट फूलपुर से नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, और अखिलेश यादव ने तो खुले दिल से फूलपुर में उनकी भूमिका को और उनके लिए रास्ता बनाने के लिए स्वागत करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब
पंकज चौधरी के स्वागत की तैयारी योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं खटक रही है। योगी आदित्यनाथ ऊपर से भले ही मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन अंदर से कितने मुस्कुरा रहे होंगे वो आप भी जानते हैं। 1969 का वो वाकया कौन भूल सकता है, जब इंदिरा गांधी की मर्जी के बगैर कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। नीलम संजीव रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर इंदिरा गांधी ने दस्तखत तो कर दिए, नामांकन में उपस्थित भी हो गई, लेकिन क्या नीलम संजीव रेड्डी 1969 का चुनाव जीत पाए थे? बल्कि अंतरात्मा की आवाज पर विपक्ष के उम्मीदवार वीवी गिरी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब इंदिरा गांधी की भूमिका को लोगों ने देखा था। तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी इंदिरा गांधी वाली उसी भूमिका का निर्वाह करेंगे? क्योंकि एक और बड़ा मजेदार तथ्य है, यूपी में ज्यों ज्यों भाजपा का ग्राफ गिरता चला जाता है, यूपी भाजपा के ठाकुर नेताओं का कद ऊपर उठता चला जाता है। एक उदाहरण देता हूं, राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनते 2002 में यूपी में भाजपा को करारी हार मिली, और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनते जो करारी हार मिली, उसके बाद लोकसभा भी 2004 में भाजपा के हाथ से छिन गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता चली गई, लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वाकांक्षा पर विराम लग गया, और उसके बाद अगली पीढ़ी की जो कमान सबसे पहले मिली वो राजनाथ सिंह को मिली। 2004 के बाद और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उन 10 सालों में राजनाथ सिंह देखे गए। ये अलग बात है कि उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। अब जरा इन परिस्थितियों को योगी आदित्यनाथ के सामने रखकर देखिए। अगर योगी आदित्यनाथ 2022 का चुनाव हार गए होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई होती, सपा को सत्ता मिल गई होती, तो 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी संभव नहीं थी। तब वो 33 सीटें भी भाजपा को नहीं मिलती जो योगी आदित्यनाथ के दौर में बुरे प्रदर्शन के बावजूद भाजपा को मिली है। सत्ता फिसलनी तय थी, और सत्ता फिसल गई होती 24 में, तो योगी आदित्यनाथ को ही राजनाथ सिंह की तरह याद किया जाता, हिंदुत्व के अगले ब्रांड के तौर पर पूरे देश में इस्तेमाल करने के लिए। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते या हारे, उनके राजनीतिक कद पर कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क तो तब पड़ेगा जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाए और योगी जी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री आकर सत्ता में बैठ जाए, और उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लाल कृष्ण आडवाणी की तरह, जैसे वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठे हुए देख रहे हैं, वो बैठे हुए देखने पर विवश हो जाए, तो उस परिस्थिति में तो राजनीतिक वानप्रस्थ के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं। योगी आदित्यनाथ इस तथ्य को बखूबी जानते हैं कि 2022 में जो हुआ वो हुआ। क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है? एक बड़ा रोचक तथ्य और एक कटु सत्य यही है कि जिन राज्यों में लोकसभा सीटें 30 या 30 से कम है, 25, 26, 27, 28, 29 इस तरह से है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली की रेस में बने रहने के लिए लगातार चुनाव जीतना जरूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे थे 2002, 2007 और 2012। लेकिन जिस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 70 पार है, 80 है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को रह चुके व्यक्ति को दिल्ली की रेस में बने रहने के लिए लगातार चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। कई बार हारना भी पड़ता है। यह फिल्मों का डायलॉग नहीं, यह वास्तविकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ उस रणनीतिक हार की तरफ भाजपा को ले जाएंगे? आज की तारीख में ना ये हमें पता है ना आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। लेकिन पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद जिन दो सबसे बड़े राज्यों के सीएम की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, उन दोनों ने दीवार पर लिखी हुई इबारत को साफ देख लिया है कि आने वाले वक्त में भाजपा और एनडीए के अंदर उनकी भूमिका कट शॉर्ट किए जाने या उनकी कुर्सी छीने जाने की पूरी बुनियाद डलनी शुरू हो गई है। क्योंकि अमित शाह की ताजपोशी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर तभी संभव है जब उनके कंपटीटर के तौर पर योगी आदित्यनाथ खड़े ना हो। नीतीश कुमार की राजनीति तभी बचनी है जब भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समाज में नेतृत्वहीन जैसी भूमिका में खड़ी रहे। अब इन दोनों भूमिकाओं की तलाश जब भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्ड में करने की कोशिश करे, तो दोनों के कान खड़े होना स्वाभाविक है। और अब एनडीए के अंदर, मोदी सरकार के अंदर
भाजपा के अंदर और इस देश के विपक्ष के अंदर भी वो तमाम चर्चाएं गर्म होने वाली है और उन तमाम चर्चाओं को बल मिलने वाला है कि क्या आने वाले समय में आर या पार की राजनीतिक लड़ाई के लिए विपक्ष जो तैयारी कर रहा है उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रत्यक्ष मोहरे यदि बनेंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ भी अप्रत्यक्ष मोहरे के तौर पर दिखाई देंगे। देखते जाइए, सियासत का खेल बड़ा दिलचस्प होता है और बड़ा बेरहम भी होता है। यहां अपना पराया जैसा कोई कॉन्सेप्ट सत्ता और सियासत की सुविधा के साथ ही गढ़ा जाता है और उस सुविधा के साथ ही टूट भी जाता है। आज के दौर में पंकज चौधरी की ताजपोशी ने उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर कौतूहल पैदा की है, एनडीए के अंदर कौतूहल पैदा किया है और इंडिया के अंदर विस्तार की संभावना को देखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका उपलब्ध करा दिया है। अब देखना यह है कि दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री जिनके सीएम के जिनकी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, वो कौन सा राजनीतिक पैंतरा और कौन सी राजनीतिक चाल के साथ इस सह और मात के खेल में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।